तो जो हालात है उनको देखकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान था सीज फायर वाले मामले में कहीं, तो फिर ये तो होना ही था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पूरा गुड़ गोबर पाकिस्तान ही कराएगा। बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि पाकिस्तान तो पनौती है, इस सब में उसको डाला क्यों। इस पर हम जाएंगे, विस्तार से जाएंगे। उसी तरफ ले जाने वाली खबरों के एलिमेंट्स आज के देख लीजिए, आज के अपडेट्स। बेरूत में इजराइल का टारगेटेड हमला, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भाई पर हमला। टारगेटेड स्ट्राइक में इमारत पूरी तरह तबाह। इजराइल ने हाई वैल्यू टारगेट पर हमले का संकेत दिया। हमले के बाद बेरूत में हाई अलर्ट पर सेना। ये देखिए जरा, लेबनान भी सीज फायर में शामिल या नहीं, इसको लेकर रस्साकशी चल रही है लगातार। और यहां देखिए आप, इजराइल की तरफ से लेबनान पर होने वाले हमले, हिजबुल्लाह की तरफ एक हाई वैल्यू टारगेट जिसको आइडेंटिफाई किया गया था इजराइल की तरफ से, उसको नष्ट किए जाने के संकेत दिए गए। और ये है यहां पर वो तस्वीरें जो उस वक्त के हमले के दौरान की। तो जब सीज फायर इन प्लेस है, सीज फायर का मतलब होता है पूरी तरीके से गोली बंदूक का चलना बंद होना। और यहां अगर ये सब चल ही रहा है, और इसलिए चल रहा है क्योंकि इन लोगों को ये माना जाता है कि ईरान के प्रॉक्सी हैं, इसलिए इजराइल इनको मार रहा है, तो फिर ये सीज फायर कहा जाएगा क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो कंफ्यूजन फैलाया किसने भ्रम फैलाया, उसकी तरफ आपको लेकर जाएंगे। लेकिन पहले देखिए जरा, लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर बमबारी के साथ कई जगहों पर आर्टिलरी के जरिए भारी शेलिंग भी की गई। टारगेट पर कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने। यहां पर देखिए आप जरा, तमाम वो जगहें जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको पहचाना गया है कि यहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, ये वो जगहें हैं जो उनके कमांड सेंटर के तौर पर काम कर रही हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर उनके नेता छिपे हुए हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर असलहे छिपा कर रखे जाते हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर ऐसे समय में जबकि युद्ध वाली स्थिति आ जाए, ये लोग जाकर शरण लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। उन तमाम जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको नष्ट किया जा रहा है। इजराइल ऐसा कह रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर जोरदार बमबारी हुई। हथियार डिपो और रॉकेट लॉन्चर के जो जगहें थी जहां से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे, वो पोस्ट जो थी वो तबाह कर दी गई। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक लॉन्च पोस्ट और कमांड पोस्ट को भी तबाह किया गया। एंटी टैंक मिसाइलें जहां से दागी जा रही थीं और जहां से रॉकेट्स दागे जा रहे थे, उन पोस्ट को नष्ट किया गया। यहां पर आप देख रहे हैं, पहाड़ियों में स्ट्रैटेजिक जगहों पर इनको बनाया गया था ताकि बहुत आसानी से इनको निशाने पर ना लिया जा सके, लेकिन इनको चिन्हित किया गया और उसके बाद इनको जब उड़ाया गया, उस वक्त की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। लेबनान में क्या हालात हैं, इजराइल के अटैक वहां किस कदर कहर बरपा साबित हो रहे हैं, वो भी सीज फायर के ऐलान के बाद वो हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एक बार फुल फ्रेम इन तस्वीरों को दिखाइए। यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जहां से चलाई जा रही हैं और जहां से ये रॉकेट्स प्रोपेल किए जा रहे हैं, उन तमाम जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन पोस्ट को तबाह किया गया है। उन पोस्ट को तबाह किए जाने के वक्त की तस्वीरें ही इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। यहां आईडीएफ ने 70 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यह दावा किया गया है कि यहां 70 लोग थे जो यहां से इस गोलीबारी को अंजाम दे रहे थे और उनको हमने नष्ट कर दिया है। एक बार फिर से यह खबर आपको बता देता हूं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर भी बमबारी हुई है। हथियार डिपो और रॉकेट लॉन्चर पोस्ट तबाह की गई हैं। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक लॉन्च पोस्ट और कमांड पोस्ट को नष्ट किया गया है। आईडीएफ ने 70 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया है। अब अगली बड़ी खबर भी लेबनान से ही है जो आपके सामने रख रहा हूं। हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी मारा गया है। आईडीएफ के हमले में अली यूसुफ मारा गया है। कल बेरूत में इजरायली बमबारी में वो मारा गया, ऐसा पता चल रहा है और आईडीएफ ने अली यूसुफ की मौत की पुष्टि भी कर दी है। तो अब कुल मिलाकर इजराइल का पूरा कंसंट्रेशन लेबनान की तरफ है और उधर इस बात को लेकर ईरान बहुत खफा है। उसका कहना यह है कि हम इस बात से सख्त अफसोस ज़दा हैं जिस तरीके से लेबनान में लोगों को मारा जा रहा है, और ये तो फिर सीज फायर नहीं है, ईरान का ऐसा कहना है। और अगर ईरान ये मानता है कि सीज फायर के नियमों के तहत काम नहीं हो रहा है, तो फिर ये सीज फायर कितना टिकाऊ माना जाए, इसको भी जाहिर है इस पर ज़्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। अब ज़रा
ये भी देखिए, सीज फायर के बाद लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। एक ही दिन में, जैसा मैंने आपको बताया, 250 से ज्यादा 254 लोगों की जान गई है। हमलों में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 1500 लोगों के घायल होने का और 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का ये इतना बड़ा फिगर अभी तक की पूरी लड़ाई में एक दिन में आया सबसे बड़ा फिगर है लेबनान से। बेरूत से लेकर तायरे शहर तक इजरायली हमले हुए हैं। लेबनानी पीएम ने कहा इजराइल किलर मशीन। यहां लेबनानी पीएम कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो एक लोगों को मारने वाली मशीन बन गया है और लोगों को वो लगातार मारता चला जा रहा है। ये किस कदर धमाके हुए हैं और बीते 24 घंटे कितने भारी पड़े हैं लेबनान पर, यहां पर इन तमाम तस्वीरों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इजराइल की बमबारी से दहला रिहायशी इलाका। रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से कई इमारतें जमींदोज हो गईं। यहां बहुत सारी इमारतें जिनका अब नामो निशान भी नहीं है, वो तमाम इमारतें कोलैप्स हो गई हैं। यहां अब केवल डेब्री दिखाई दे रहा है, केवल यहां पर अब मलबा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर चीख पुकार मची हुई है बेरूत की सड़कों पर। यहां राजधानी का हाल हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए लेबनान में किस कदर बर्बादी, किस कदर तबाही बर्पा हुई है, उसकी तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। कई इमारतें अब भी यहां पर आपको सलामत दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी इमारतें इस रिहायशी इलाके में अब जमींदोज हो चुकी हैं। लेबनान में जिस तरीके से इजराइल के हमले बढ़े हैं, बल्कि और ज़्यादा इंटेंस अब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हर दिन लेबनान इजराइल के कहर का शिकार हुआ। कुलकर्णी हमारे साथ आज की इस चर्चा में, बहुत स्वागत है सर आपका। जनरल संजय कुलकर्णी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार भी जुड़ चुके हैं, भारत के राजदूत रहे हैं। अलग अलग जगहों पर दुनिया में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है भारत का। और इसके अलावा सज्जाद अजहर पीरजादा हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग में कहीं होना और इसका पूरे तौर पर यह दिखाई देना कि ये मामला कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह खबर देख लीजिए, सीज फायर पर पाकिस्तान ने फैलाया कंफ्यूजन। यूएस और ईरान के बीच सही संदेश नहीं पहुंचाया। लेबनान हमले पर फंसा सीज फायर। लेबनान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्या लेबनान भी सीज फायर के तहत उसको भी शामिल किया गया था कि यहां भी हमले पूरे तौर से रुकेंगे और इजराइल इन हमलों को थामेगा, या ये पूरी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं था? सीज फायर के समय यह तय नहीं किया गया था कि लेबनान ईरान में किए जाने वाले सीज फायर का हिस्सा होगा। ये जो पूरा रायता, पूरा कंफ्यूजन है, ये कहा जा रहा है ये पाकिस्तान ने फैलाया है। कैसे फैलाया है, क्यों फैलाया है, आगे इस पर भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आप लेबनान में भीषण तबाही देख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि सीज फायर में लेबनान उसका हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये बात कम्युनिकेट नहीं की गई। अब जरा देखिए, वार्ता से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की चेतावनी। आप जानते हैं आगे वार्ता होने वाली है, इसमें ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि होंगे और ये कहा जा रहा है कि ये उससे पहले जो चेतावनी है बहुत गंभीर है। जेडी वांस की उपराष्ट्रपति की चेतावनी आई है, सीज फायर में कभी भी लेबनान शामिल नहीं है। जेडी वांस ने यह बात कही, ईरान लेबनान मुद्दे पर वार्ता बिगाड़ना चाहता है। अब जेडी वांस ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती इसमें लेबनान वाला एंगल भी लाकर ये पूरी वार्ता को डिरेल करने की कोशिश है। लेबनान से ईरान का कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है जेडी वांस का। सुनिए, सवाल है क्या कि ऐसा संभव है? वो हिजबुल्लाह जो ईरान के लिए ही लड़ता रहा, उस हिजबुल्लाह को ईरान अभी मरता छोड़कर अपने लिए शांति की वार्ता कर सकता है क्या? जाहिर है नहीं कर सकता है। तो फिर ये बात कम्युनिकेट क्यों नहीं की गई थी? और जेडी वांस अभी ये क्यों कह रहे हैं कि लेबनान तो उसका हिस्सा नहीं था? ये बात बहुत समझने वाली बात है। और क्या ये कम्युनिकेशन गैप हो गया या ये कम्युनिकेशन गैप रखा गया जानबूझकर, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोफेसर अमिताभ, आप क्या देख रहे हैं? 10 पॉइंट्स जो हैं उसमें कभी ये क्लियर नहीं था कि लेबनान इंक्लूडेड है कि नहीं। दोनों ने अपने अपने 10 पॉइंट्स दिए, एक ने 10, एक ने 15 पॉइंट्स, और उसका बीच का मेल कहीं लेबनान से मेल नहीं खाता है। और इन्होंने ये कहा था कि सीज फायर होगा, अमेरिका ने भी कहा था सीज फायर होगा, लेकिन लेबनान का ओवरटली जिक्र नहीं है। और इजराइल ये बात जानता है कि अगर किसी भी तरह ये वॉर आगे बढ़ती है, मान लीजिए अगर सीज फायर वायलेशन होता है, तो उसको फिर से अटैक करने का अधिकार है। ये बार बार वो क्लियर करता रहा है। लेबनान इस समय
फोकस में इसलिए भी है कि ईरान ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह लेबनान जो उसका प्रॉक्सी रहा, मतलब हिजबुल्लाह जो उसका प्रॉक्सी रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, नहीं तो जो उसकी लेजिटिमेसी है, जो वैधता है इस रीजन में, वो खत्म हो जाएगी। एक तो रिजीम बदली नहीं, प्रॉक्सीज को उन्होंने मदद करना बंद नहीं किया। प्रोफेसर अमिताभ, एक तो बात ये हो गई कि वो इसका हिस्सा था या नहीं था। आप ये बताइए कि हिजबुल्लाह को या फॉर दैट मैटर लेबनान को अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखे बगैर क्या कोई सीज फायर हो सकता है? अगर ऐसा चलता रहेगा तो वो भी कहेंगे ठीक है, हम इजराइल की तरफ नहीं अभी मार रहे हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ मिडिल ईस्ट में अमुक अमुक जगहों को निशाना बना लेते हैं, हम भी कुछ जगहों को लेकर चलते हैं। फिर ऐसे में तो ईरान कह रहा है ना कि हमको ये वार्ता मंजूर नहीं है, फिर अगर लेबनान को शामिल नहीं करते हैं तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप उपजा क्यों? ये जब ये होलिस्टिकली ही किया जाना था, जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जगहों पर गोलियां चल रही हों और उसके बाद आप वार्ता की तरफ जाएं। ये ईरान की तरफ से संकेत भी मिल रहे हैं, तो फिर ये किया ही क्यों गया? आप जरा ये देखिए, लेबनान में हमले के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं अशोक सज्जनहार साहब, इसमें क्या जानबूझकर हो गया, जानबूझकर किया गया और क्या अचानक हो गया, ये आप बताइएगा। लेकिन लेबनान में हमले के लिए शहबाज जिम्मेदार हैं क्या? जरा देखिए क्यों कहा जा रहा है ईरान की 10 शर्तों में लेबनान भी शामिल था, यह कहा जा रहा है, जबकि अमेरिकी प्रस्ताव में लेबनान शामिल नहीं था। सीज फायर वाले दिन शहबाज के ट्वीट में लेबनान शामिल था, उन्होंने लिखी थी ये बात। अमेरिका को लेबनान वाला प्रस्ताव दिया गया, जबकि ईरान को बगैर लेबनान वाला प्रस्ताव यहां पर नहीं दिया गया। अब ये जाहिर है यही चीज जो है पूरे घालमेल की वजह। अशोक सज्जनहार साहब, पाकिस्तान ने किया क्या ये सब? जी, मेरे विचार से देखिए दिनेश, ये जो जेडी वांस ने कहा है, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है दिस इज जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग। अब अगर उनको देखकर चलते हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, मे बी अभी तक जिसे कहा जाता है डेविल इज इन द डिटेल। परंतु एक चीज़ मैं आपके अटेंशन के लिए देना चाहूँगा। देखिए, लेबनान के साथ जो इजराइल का युद्ध हो रहा है, ये 28 फरवरी को शुरू नहीं हुआ, ये उससे पहले भी चल रहा था। आप देखिए 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने मारा था तो अपने आप ही कूद गया था हिजबुल्लाह ये इजराइल के विरुद्ध, वहाँ पर उनके जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने बमबारी करने वगैरह में। और ये कहा जाता था जो उनके पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट है और वो तो एकदम ईरान इजराइल को एकदम तहस नहस कर देंगे। तो ये युद्ध जो है ये तो 2-3 साल पहले चल रहा है। तो मैं समझता हूं जो अगर सीज फायर आपने किया है, जो 28 फरवरी के बाद आपका युद्ध शुरू हुआ है, उसमें आप इजराइल के ऊपर मारना शुरू कर दिए हैं, इजराइल ने ईरान के ऊपर मारना शुरू कर दिया है, ईरान ने खाड़ी के देशों पर मारना शुरू कर दिया है, तो वो आते हैं उसके तहत, उसको आप अलग रखिए। परंतु हिजबुल्लाह के साथ तो उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। दुनिया को इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए कि जब ये 28 फरवरी को शुरू हुआ, उससे पहले भी इजराइल के अटैक लेबनान के ऊपर चल रहे थे, हिजबुल्लाह के ऊपर चल रहे थे। तो ये इसके साथ शुरू हुआ ऐसा नहीं था। तो जब साथ शुरू नहीं हुआ तो साथ समाप्त कैसे होगा? अशोक सज्जनहार साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, जेडी वांस का ये सामने आकर कहना, उधर शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में लेबनान का जिक्र करना, इधर जेडी वांस का ये कहना लेबनान तो शामिल नहीं था। सज्जाद पीरजादा साहब, ये कंफ्यूजन हुआ क्यों है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, बुलाया। उम्मीद है हमारे सब दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए कि जब जंग थम ही रही है तो क्यों ना हर तरफ से थमे। और अच्छी बात है कि वो लोग मर रहे हैं, मर तो लोग रहे हैं, इंसान बच्चे रहे हैं, खवातीन मर्द रहे हैं, मर रहे हैं, तो जान की बाजी हार रहे हैं। तो अच्छी बात ये हो रही है कि जंग अगर खत्म हो रही है तो रीजन से हमारे हर तरफ से खत्म हो जाए, अमन हो, शांति हो। और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी प्रोग्राम हो रहा है। तो शांति के हवाले से अच्छी खबरें आनी चाहिए, हर तरफ से अच्छी खबरें आनी चाहिए। सर, ये तो बात सही है आपकी कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, ये बहुत आदर्शपूर्ण बात है, होना ऐसा ही चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं ऐसा नहीं हो रहा। मैं लेकिन मुद्दा पूछ रहा हूं आपसे, लेबनान वाला कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान ने जब बात की ईरान के साथ तो ईरान ने कम्युनिकेट किया कि लेबनान को भी रखिएगा, लेकिन क्या पाकिस्तान ये आगे नहीं कम्युनिकेट कर पाया अमेरिका को? क्यों हुआ ऐसा? असल में ये है कि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर पुराने गिले शिकवे भी याद आ जाते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त भी आपको याद आ जाते हैं जिनको आप मुश्किल से निकालना चाहते हैं, जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। तो लेबनान भी ईरान के साथ रहा, तो अब वो चाहता है कि वहां पर भी जंग बंदी हो,
क्योंकि आपको पता है कि कितना वो करीबी इत्तेहादी है ईरान मैं का। तो बड़ा ईरान एक चाहेगा लाइन में, कि अगर आपको सज्जाद साहब इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो प्लीज उतना बताइए मुझे, क्या लेबनान इंक्लूडेड है, ये बात अमेरिका को बताई गई थी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिसकम्युनिकेशन रही हो, मुतालबात तो है ईरान के। या अमेरिका कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड नहीं होगा, ये बात ईरान को बताई गई थी क्या? अच्छा, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। हाँ लेकिन चलिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शांति अगर है तो फिर शांति में सबको ही शामिल किया जाना चाहिए। जेडी वांस देखिए ना क्या कह रहे हैं, जेडी वांस तो कह रहे हैं लेबनान उसका हिस्सा नहीं है, और अशोक सज्जनहार साहब भी कह रहे हैं कि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ तो लेबनान में तो पहले से ही ये सब चल रहा था, तो लेबनान को इसमें इंक्लूड क्यों किया जाए? अब अगर ये समझा जाए कि कहीं कहा सुनी में कोई कंफ्यूजन रह गया होगा, तो कॉमन सेंस जो कहता है वो ये कहता है कि जो एक साथ शुरू हुआ होगा वो एक साथ समाप्त हो सकता है, जो पहले से चल रहा हो, छिटपुट चल रहा हो, इंटेंस चल रहा हो, कभी कभी चल रहा हो, उसको आप कैसे उसके साथ शुरू हुआ मान सकते हैं? आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये एक बड़ी गफलत है जो फैली हुई है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के हुआ है या इत्तेफाकन हुआ है? जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान किसी टेबल की मेज़बानी करेगा तो कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होगा, वो प्रिटेंड ज़रूर करेंगे कि ये इत्तेफाकन हुआ। और जैसे कि हमारे अक्रॉस द बॉर्डर LOC पैनलिस्ट ने बताया कि पुराने गिले शिकवे याद आ गए, तो वो पुराने गिले शिकवे वो याद कर रहे हैं जो खुद अपना मीडिएशन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है पिछले 1.5 महीने से, वो खुद मामला सुलटाने जा रहे हैं चाइना, लेकिन दूसरों के जो मीडिएशन को लेकर अपना एक बड़ा टेबल बना रहे हैं, तो वहां पर इस तरह से टेबल की क्रेडिबिलिटी कुछ रही नहीं है और एग्जैक्टली इत्तेफाकन नहीं हुआ है, ये एक एरर है। और जेडी वांस को अगर आके कहना पड़ रहा है ना दिनेश जी, तो आप ये क्लियरली समझ लीजिए कि वो मैसेज पाकिस्तान, लेकिन मेरे को एक बात और लगती है आशीष, आप ये बात महत्वपूर्ण कह रहे हैं, जाहिर है नजरिया यही, लेकिन जनरल कुलकर्णी, हमारा मध्यस्थ कौन होगा, हमारा इंटरलॉक्यूटर कौन होगा, ये तो हम तय करते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ सारी बंदूकें घुमा देने की बजाय ये भी सोचना चाहिए कि अमेरिका ये चाह रहा है कि पाकिस्तान स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे, फिर अमेरिका ने कंफ्यूजन फैलाया। मुझको लगता है सूटेबिलिटी से जहां सब कुछ अच्छा होगा अमेरिका अपने क्रेडिट में ले लेगा, और बहुत सारे रायते जो फैलेंगे उसका डिस्क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं? दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ट्रंप ने भी मजाक में यही कहा, जब जो कुछ ठीक होगा वो उसका श्रेय मेरे को जाता है, जो कुछ गलत होगा उसका श्रेय जेडी वांस को जाता है। फिर उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा हूं करके। तो सवाल ये है कि ये जो समझौता हुआ है वो ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ है। यदि ईरान शुरुआत में कहता कि हम पूरे विश्व भर में सब आतंकी संगठनों का भी एकजुट होकर का उसका नेतृत्व कर रहे हैं, अब उनके ऊपर भी कोई हमला नहीं करेगा और उसको भी ईरान समझा जाएगा, बात अलग होगी। पाकिस्तान जो है वही काम कर रहा था जो अमेरिका ने उसको दिया है, जो चिट्ठी पकड़ाई वो चिट्ठी जाकर के दी। आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका से बात कर रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वही हो रहा है। सवाल ये है कि अमेरिका, जेडी वांस ने क्या कहा कि 3 तरह के 10 पॉइंट प्रोग्राम, 3 तरह के 10 पॉइंट चल रहे हैं, कौन सा है मालूम नहीं है। सवाल साफ है, लेबनान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ईरान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जो भी समझौता हो रहा है वो ईरान का USA के साथ हो रहा है। जरूर इजराइल यह कह सकता है कि हाँ मेरे बड़े भाई अमेरिका ने कहा है कि आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करूंगा। कहाँ पे लिखा है कि वो लेबनान पे हमला नहीं करेंगे या गाजा पट्टी पे हमला नहीं करेंगे या हुदीस के ऊपर हमला नहीं करेंगे? वो तो करेंगे। सवाल यह है कि पूरे समझौते को लेकर के ईरान अब बैकफुट पर है। ईरान को दुश्मन चाहिए, ईरान को अपने मनोबल को खुराक देने के लिए दुश्मन चाहिए। अगर वो दुश्मन ही नहीं है तो खुराक क्या देगा? इंप्लोजन होने का खतरा है ईरान के अंदर, क्योंकि नहीं लोगों तो फिर को... सर ऐसे में क्या माना जाए? आगे जो वार्ता होने वाली है वो वार्ता होगी नहीं होगी? अगर हुई भी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसको कैसे देखा जाए, ये भी जरा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लेकर आऊंगा। विनोद ऑगस्टिन सर आपके पास आने वाला हूं, लेकिन एक खबर बताने के बाद, सीज फायर उल्लंघन पर ईरान का बड़ा दावा। लेबनान पर हमला सीज फायर का खुला उल्लंघन है। इजराइल के हमले जारी रहे तो डील से बाहर हो जाएगा ईरान। डील से बाहर निकलने के विकल्प पर विचार कर भी रहा है ईरान। यह बात ईरान की तरफ से खुला कह दी गई है। ईरान की इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की वार्निंग भी आई है कि आप इस तरीके से अगर लेबनान पर हमले करते रहे तो हम जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। ये बात ईरान ने कह दी है। मतलब ये कि ये सीज फायर नंबर 1, ये सीज फायर टिकाऊ है क्या? अगर नहीं तो आगे होने वाली वार्ता होने वाली है कि नहीं होने वाली है?
अगर हो भी गई तो उसके मायने निकलेंगे क्या? क्योंकि इजराइल तो मुझे नहीं लगता बाज आएगा। इजराइल, मान लीजिए अमेरिका कह भी दे कि आप थोड़े दिन थम जाइए, लेबनान पर भी मत कीजिए, मुझे नहीं लगता इजराइल उसको मानने वाला है। विनोद ऑगस्टीन सर, आपका टेक क्या है? देखिए, दो चीजें हमें समझना जरूरी है। पहली बात, जनरल कुलकर्णी इस बात को जिक्र जरूर किए हैं, उसको मैं जरा रीइटरेट कर देता हूं और दर्शक समझ जाएं, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। और पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर लड़ाई चल रही है और हम पीस वार्ता कर रहे हैं, हमने अपना 15 पॉइंट सीज फायर का रखा है, और फर्ज कीजिए म्यांमार और बांग्लादेश के बीच की लड़ाई चल रही है, तो वो आप में कैसे, हाउ आर दे लिंक्ड? पहली बात। और दूसरी बात, लेवांत रीजन का लेबनान एक अलग देश है और उनकी जो आपस की लड़ाई, ये ईरान के साथ लिंक्ड लड़ाई नहीं है, इजराइल और लेबनान की लड़ाई। तो ये पीस वार्ता में ये कैसे लिंक्ड है? दूसरी बात। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है, मुझे ये लगता है दिनेश जी, ये जो अटैक हुआ था जिसमें इतने सारे लोग, 254 का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, इसमें जो इस पीस वार्ते के आड़ में ये हजारों रॉकेट दागने वाले थे और इजराइल का ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, ताकि उनके ऊपर ये अगर चंद घंटे में इजराइल स्ट्राइक ना करता, लेबनान जरूर कर देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें, और आप देखते जाइएगा, इसका प्रमाण भी आने वाला है। तो कौन पहले मारता है, क्योंकि आप किसी भी पीस वार्ता से पहले, मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी भी सीज फायर से पहले या पीस वार्ता से पहले हम फौज में क्यू करते हैं, क्विड प्रो को, मतलब हम जल्दी से जल्दी क्षेत्र बढ़ा लगा लेते हैं, या जल्दी से जल्दी वायलेंस बढ़ाते हैं या अटैक बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं या वायलेंस बढ़ाने को या क्षेत्रफल को पकड़ के अपने हाथ में लेने को, ताकि पीस के दौरान हम आदान प्रदान करने में काम आए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये एक सोची समझी मिलिट्री रणनीति है। ओवर टू यू दिनेश। शर्तें नहीं मानी तो समझौता नहीं होगा। अमेरिका से डील पर 10 शर्तें मानने की बात हुई है। ईरान ने किसी भी वक्त सीज फायर टूटने के संकेत दे दिए हैं। ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर नेकजाद की वार्निंग। इससे भी एक बात यह स्पष्ट होती है, अगर आप तमाम दर्शक इसको ध्यान से देखें, कि सीज फायर वाले मामले में भी ज्यादा गरज अमेरिका की लग रही है, ईरान की उतनी गरज नहीं लग रही है। क्या ऐसा है या नहीं है, इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। अशोक सज्जनहार सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि असल में मेन पायलट जो बना दिया गया अमेरिका को इजराइल की तरफ से, और ज्यादा एक तरीके से नुकसान भी अमेरिका इस पूरे मामले में उठा रहा था। अमेरिका बड़ी चतुराई से खुद को बैक सीट में लाना चाहता है, लेकिन इजराइल ये मेक श्योर भी कर रहा है कि ऐसा होने ना पाए। क्या ये सब भी चल रहा है? क्या कहीं आपको ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इजराइल तो ये चाहेगा यकीनन, जो जब तक ये युद्ध चल सकता है ये चलता रहे, क्योंकि वो जो भी चाहे अपने आसपास टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं, हमास को ख़त्म कर दिया, हिजबुल्ला को ख़त्म करना है, लितानी रिवर तक अपना उन्होंने बफर जोन बनाना है। अगर ईरान के ऊपर भी कुछ और दिन तक वो हमले कर सकते हैं तो वो ज़रूर चाहेंगे करने। परंतु एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो अब राष्ट्रपति ट्रंप को, अमेरिका को तो बड़ी ज़रूरत है ऑफ रैम्प की। एग्जिट स्ट्रैटेजी उनको बहुत ज़रूरी चाहिए। बहुत ही कारण हैं, एक उनके डोमेस्टिक कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो ये ईरान को भी यहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, और उसके ऊपर थोड़ा दबाव चीन का भी पड़ रहा है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि और चीन के वहाँ पर संबंध ईरान के साथ अच्छे हैं, और वो ऐसा नहीं करना चाहेगा जो चीन उसके ऊपर दबाव डाले और वो कहे जो हम उसका कहना नहीं मानते हैं। हाँ। परंतु पिछले 40 दिन में बहुत क्षति पहुंची है ईरान को भी, और इसीलिए वो भी जरूर चाहेगा किसी ना किसी प्रकार की शांति यहाँ पर इस्टेब्लिश हो। तो अभी ये वाला सीज फायर है, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो, देखिए जिसे कहते हैं टीदिंग ट्रबल्स हो शुरुआत में वगैरह वगैरह। परंतु अगर ये सीज फायर होल्ड नहीं करती है, 2 हफ्ते बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद फिर उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो गया है। अब दोनों के दोनों
अमेरिका और ईरान थक चुके हैं। इजराइल इतना नहीं थका है, पर ये दोनों थक चुके हैं। और अगर ये दोनों थक चुके हैं, खासतौर से अमेरिका थक चुका है, तो इजराइल ये उसको थक कर बैठने देगा क्या? ये मेक श्योर करेगा कि ऐसा ना होने पाए? और कहीं ये लेबनान वाला जो पूरा एपिसोड चल रहा है, इसलिए तो नहीं चल रहा है कि वो चाहता नहीं है कि इस तरह से सीज फायर के जरिए आगे कहीं शांति की तरफ बात जाए। वो चाहता है वंस एंड फॉर ऑल, ये अब ये समस्या अगर अब शुरू हुआ है पूरा मामला, तो अब ये समाप्त होकर ही हटे। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे समझूंगा। लेकिन जरा देखिए, अभी अभी एक तस्वीर आई है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, और अगर हो सके तो हमारी प्रोडक्शन टीम उसको तब तक बिग वॉल में डालकर आपको दिखाएगी। यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक ड्रोन क्रैश हुआ है और उसका रेडार के जरिए उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और आशीष इस बारे में और ज्यादा हमको बता रहे हैं। आशीष, क्या देखा आपने इसमें? देखिए, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये कुछ घंटों पहले ही, ये बहुत रेयर वीडियो है। पहली बार दर्शकों को बता दें कि अगर इस तरह से जो फ्लाइट ट्रैकिंग होती है उसमें ये इमेजेस आते हैं। वीडियो ये पूरा दिखा रहा है कि किस तरह से एक दोबारा चालू करता हूं। नेवी का जो MQ-4C ट्राइटन जो सर्वेलेंस ड्रोन है वो पर्शियन गल्फ में क्रैश कर गया है। कुछ घंटों पहले ही यूएस नेवी का एक सर्वेलेंस ड्रोन, जो कि बहुत ही MQ कैटेगरी, बहुत ही हाई कैटेगरी होती है, वो क्रैश कर गया है। और ये लगभग आप मान के चलिए कि कुछ घंटों की उड़ान के बाद में जो स्क्वैकिंग कहते हैं ना, यानी कि इमरजेंसी कोड रिलीज करना, कि अब वो क्रैश हो रहा है। लगातार वीडियो, उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो क्रैश होता गया, गिरता गया, और जब इमरजेंसी कोड 7700 इशू किया गया तब तक ये पर्शियन गल्फ के काफी अंदर जा चुका था। और जाहिर सी बात है कि पर्शियन गल्फ में जो तस्वीर में दर्शकों को दिखाई देगा, जहां पर क्रैश हुआ है वहां रिकवरी का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये काफी बड़ा झटका है। और एक और इसके बाद एक सीरीज चालू हो सकती है। ईरानियन शायद क्लेम करे कि हमने मार गिराया, यूएस शायद कहे कि नहीं, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी। ठीक है, चलिए, अगर ये आप थोड़ी देर में हमको बिग वॉल में देते हैं प्रोडक्शन टीम, तो हम इसको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अमिताभ, अगले 30 सेकंड में क्या ये इजराइल इसलिए भी कर रहा हो सकता है कि उसको सीज फायर अभी मंजूर नहीं है? देखिए, इजराइल के जो स्टेटेड इंटेंशन थे वो अचीव नहीं हुए। एक था रिजीम बदलना, दूसरा था न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम खत्म करना, और तीसरा था किसी न किसी तरह यहां से जितने भी थ्रेट परसेप्शन उनको प्रॉक्सी से है वो खत्म हो जाए। ये तीनों उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, इजराइल नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं है, और इजराइल और अमेरिका साथ गए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि इजराइल अमेरिका के पीछे पीछे जाएगा। तो इजराइल को वो भी एक बहुत बड़ा एक धक्का लगा है कि इजराइल को इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया गया। वहां अपनी जनता को वो क्या प्रूव करना चाहेगी। और हिजबुल्ला उनका प्रॉक्सी ईरान का अभी भी है, ये प्रूव कर दिया ईरान ने। जो अटैक्स हो रहे हैं, जिस कदर से अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरह इजराइल कर रहा है, वो ये जरूर चाहेगा कि ये पीस प्लान जो है, सीज फायर जो स्कटल हो, कि जो उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान में वो फिर उस पर वापस आ जाए। एक और खबर बताता हूं सर, सीज फायर पर पाकिस्तान का बयान क्या है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलिहा ने कहा है, इस्लामाबाद वार्ता ट्रंप की जिम्मेदारी है, इजराइल बाधा न बने ये ट्रंप तय करें। यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें सीज फायर पर आश्वस्त किया था। मतलब ये पाकिस्तान को भी अंदेशा है, पाकिस्तान भी ये देख रहा है और वो कह रहा है कि यहां तक तो हम कर रहे हैं, इसके आगे आपकी जिम्मेदारी है। वो ये कह रहे हैं कि अब ये सक्सेसफुल हो, ये एंश्योर करना अमेरिका का काम है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें इजराइल बाधा ना बने, ये बात भी अमेरिका को देखनी है। तो ये बात क्या ये इस तरफ एक बड़ा इशारा है? पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा इशारा है क्या? वो भी ये मान रहे हैं क्या कि इजराइल ये मुमकिन होने नहीं देगा? ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जरा यहां आए, उसको जरा क्विकली समझाएं। वो जो आप अभी बता रहे थे वो बहुत छोटी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक बार डालिए यहां पर ये जरा बताइए कि ये क्या हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उधर सीज फायर जारी है और पीछे कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो जरा इस एक्टिविटी की तरफ देखिए, इसको समझाइए जरा। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो यहां पर हाँ जी बिल्कुल, ये इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले लें, क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वीडियोज है। जनरली इस तरह से आता नहीं। यहां पर हमें टाइमलाइन दिखाई देगा क्योंकि कुछ घंटों पहले का ये वीडियो है। ये देखिए, ये है MQ-4C जो ड्रोन है, उसका यहां पर उसका पाथ दिखाई दे रहा है और ये मूव कर रहा है यहां पर पर्शियन गल्फ के ऊपर। ये आपको जो वो आ गया ऊपर जो आप कह रहे थे, एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयरली ये इस तरह के वीडियो दिखाई देते हैं। और ये जब फ्लाइट रेडार से आया है तो ये टाइम दिखा रहा है कि देखिए कब आज 9 तारीख को जो 10 UTC के टाइम से ये यहां पर यूएस नेवी के साइन के साथ में, और ये यहां पर इमरजेंसी कोड, और ये है ऑल्टीट्यूड लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से एक है MQ-4 कैटेगरी। और यहां
यहां पर आपको दिखाई देगा कि 52,000 फीट पर था पहले, लगभग आप ये मान के चलिए 9:50 के आसपास, और यहां पर अभी ठीक ठाक फ्लाई कर रहा है। आपको यहां पर एक इमरजेंसी कोड स्क्वैक करता हुआ दिखाई देगा 10 से 12 सेकंड के अंदर में, और ये ऑल्टीट्यूड आपको गिरता हुआ दिखाई देगा जैसे ही ये रिकॉनेसेंस ड्रोन यहां से पर्शियन गल्फ की तरफ जाता है। ये इमरजेंसी कोड का मतलब होता है कि जब ड्रोन क्रैश कर रहा होगा तो स्क्वैकिंग जिसे कहते हैं, यानी कि वो जस्ट एक इमरजेंसी कोड और मैसेजिंग रिले करता है, और यहां पर हाइट गिरनी शुरू हो गई है। ये तय है 52,000 से 56, 24, 20, 15, 10 के नीचे तक जाता है, और ये ड्रोन क्रैश कर गया है। अमेरिका के प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़ा झटका। अमेरिका को एक और झटका, उसके वो प्लेटफॉर्म्स जो बड़े 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 खतरनाक माने जाते हैं, इनविंसिबल माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि अजेय हैं, दुर्जेय हैं, उसको एक और बड़ा झटका। लेकिन सज्जाद अजहर साहब, ये इजराइल को लेकर अंदेशे हैं क्या आपको, या लेबनान वाली बात पर आप लोगों की तरफ से कहीं कंफ्यूजन फैला दिया गया, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी आपने भी कहा इजराइल के हवाले से कि खदशा है, इजराइल की नीयत पे शक किया जा सकता है, उसके एक्शन पे भी हम देख रहे हैं वो शरारत कर रहा है, और शरारत से उसको बाज आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है अमेरिका और ईरान के पास की लड़ाई। अगर सज्जाद अजहर साहब, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि आपके यहाँ जब शिया प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो उनको असीम मुनीर कहते हैं जाओ तुम ईरान चले जाओ अगर इतना दिल दुख रहा है तुम्हारा ईरान के लिए। फिर यहाँ पर आप लोगों की तरफ से ये भी कह दिया जाता है कि अब हम सऊदी की तरफ से हथियार उठा लेंगे। मतलब एक तरीके से आप अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार थे, और अब आप ये बात कह रहे हैं कि इजराइल से आपको अंदेशा है। तो एक्चुअली आपका लोकस स्टैंडाई इस मामले में पूरे तौर पर समझ में आता नहीं है। कभी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा अपने जो शिया भाई हैं कि आप जाएं ईरान चले जाएं, ये बात आप जरा गूगल कीजिएगा। असीम मुनीर साहब ने ये फरमाया था, असीम मुनीर साहब ने कहा था कि जिसका दिल जिस शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का वहां पर पाकिस्तान में दिल बहुत दुख रहा हो ईरान के लिए, वो चला जाए ईरान। नहीं, ये बात नहीं की थी, उनकी बात को गलत मतलब दिया गया था दुनिया। और आपको नहीं पता लाखों शिया हर साल जाते हैं पाकिस्तान, और अभी भी मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता सर, जो बात कही गई थी सब जगह रिपोर्ट की गई थी, मैंने उसी बात का जिक्र किया है। लेकिन जरा मैं एक खबर बताऊं, इस पर उलझने की बजाय एक खबर देखिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। पाकिस्तान की मध्यस्थता असल में सीज फायर पर भरोसा न होने देने के लिए एक बड़ा फैक्टर यह भी है। दुनिया में तमाम लोग जैसे ये देखते हैं अच्छा इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा वो पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं बल्कि एक सैक ऑफ सॉल्ट हो जाता है। ये क्यों होता है जरा देखिए। जब पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान की मध्यस्थता सीज फायर पर भरोसा क्यों नहीं, अमेरिका को लगा डील में लेबनान शामिल नहीं है, ये केवल ईरान के साथ हमारा मामला है, लेबनान को लेकर कोई लेना देना नहीं है। ईरान को लगा कि डील में लेबनान है। अब ये गलतफहमी क्यों हो रही है? जाहिर है इसलिए हो रही है क्योंकि जो बीच में कम्युनिकेट कर रहा है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। असर भी देखिए क्या हुआ। यहां इजराइल डील में लेबनान शामिल नहीं, इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल को लगा कि भाई इसको तो शामिल किया ही नहीं गया है, इस पर तो हम हमला जारी रख सकते हैं, हम वैसे भी पहले से हमला कर रहे थे, हम हमला जारी रखते हैं। ये असर हो गया। अब यहां पर ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो यह सीज फायर संभव नहीं है और फिर आगे वार्ता भी संभव नहीं है। मतलब यहां ठीक है कि अभी आपको पूरी दुनिया को यह उम्मीदें जाग गई थी कि शायद अब शांति की तरफ रास्ते जा रहे हैं, लेकिन यह जो गलतफहमी फैली है इससे पूरा किया कराया समाप्त हो सकता है, गुड़ गोबर हो सकता है। यह अंदेशा जनरल कुलकर्णी आपको भी बना हुआ है या नहीं? दिनेश, आप देखिएगा पाकिस्तान जो है बिकॉज ऑफ इज जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वहाँ पर है, और वो सिर्फ जो अमेरिका कह रहा है वो जाके उधर खबर दे रहा है, और वो जो खबर दे रहे हैं वो अमेरिका को वो पहुंचा रहा है। इसमें पूरा का पूरा काम उनका आसिम मुनीर का है, क्योंकि उनका जो ट्वीट निकला है बाद में ट्रंप का, उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने किसको धन्यवाद कहा है, किसको उसके बाद धन्यवाद कहा है, चीन को किस प्रकार से धन्यवाद कहा है। लेकिन बात साफ है, 1982 से लेकर के 2000 तक जब इजराइल ने सदर्न लेबनान को ऑक्यूपाई कर रखा था, क्या ईरान ने मध्यस्थता की थी उनको जो इजराइल को बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। ईरान को लेबनान से क्या लेना देना है, पहली बात। नंबर 2, अगर ईरान के ये प्रॉक्सीज हैं, अगर ईरान मानता है कि ये तीनों आतंकी संगठन जो हैं ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, क्या ईरान उनको रिप्रेजेंट कर रहा था टॉक्स के वक्त? नहीं।
ईरान अपने देश के लिए बात कर रहा है और वैंस ने क्या कहा है कि शायद सर अगर ईरानी ऐसा जो है तो अभी वो ईरान क्यों ये अंग्रेजी बात में- कह रहा है? अभी ईरान क्यों कह रहा है फिर कि लेबनान तो शामिल रहेगा? अब फिर इसको ये नहीं कहना चाहिए। अब जरा देखिए ये खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के सीज फायर प्लान पर सवाल उठाए हैं। सीज फायर में शामिल हो पूरा लेबनान, ये इमानुएल मैक्रों ने कहा है। बगैर लेबनान के सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। लेबनान की सेना को पूरा समर्थन। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके गलती की है, ये बात भी उन्होंने कह दी है। अब जरा आगे चलिए, लेबनान को लेकर इजराइल को जर्मनी की नसीहत क्या आई है? लेबनान पर हमला कम करे इजराइल, लेबनान ऑपरेशन आत्मरक्षा तक सीमित होना चाहिए, यह ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्री वारेफुल ने इजराइल कार्ड से, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनसे बातचीत की। अब जरा देखिए, सीज फायर था क्या एग्जिट प्लान? असल में इजराइल को ट्रंप का बैक सपोर्ट है क्या अपने लिए एग्जिट देखकर बैक सपोर्ट करना चाह रहे थे और यही एग्जिट प्लान था क्या ईरान का, माफ कीजिए अमेरिका का, इसके जरिए, और इसीलिए सीज फायर किया गया था। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता दशकों पुराना है। मिडिल ईस्ट में इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। इजराइल कहता है वो लेबनान पर नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। अमेरिका भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। लेबनान बचाने के लिए अगर ईरान ने सीज फायर तोड़ा तो यूएस को मौका मिल जाएगा। अमेरिका सिर्फ सीज फायर का ढोंग करके इजराइल के जरिए अपने मकसद पूरे कर रहा हो सकता है। इजराइल को इसलिए भी लड़ने की छूट ताकि मिडिल ईस्ट में दबदबा बना रहे। अब जरा देखिए इसको, नेतन्याहू की ईरान को एक बड़ी धमकी आई सामने। जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध शुरू करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। ईरान में अभी कई लक्ष्य बाकी है, नेतन्याहू ने कहा। अभी अभियान का अंत है ही नहीं, नेतन्याहू ने यह बात भी कही। जल्दी से सुनिए। लेबनान पर हमलों से भड़के ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची। इजराइल के हमले सीज फायर का उल्लंघन है, अराक्ची ने कहा। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है, अराक्ची ने कहा। युद्ध और सीज फायर में एक चीज चुने अमेरिका। अशोक सज्जनहार सर, सिर्फ 10 सेकंड में। ये क्या हमारे यहाँ एक कहावत है, जहां जहां चरण पड़े वहां वहां बंटा ढार। ये पाकिस्तान बीच में होने से हो गया क्या सर ये सब? जी, मेरे विचार से देखिए, खाली कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पाकिस्तान की, कोई मीडिएशन की नहीं थी, कोई इंटरलोक्यूटर की नहीं थी, खाली कम्युनिकेशन की थी। और मेरे विचार से रिग्रेटेबली ये ठीक काम नहीं कर पाया, थोड़ा फेल हो गया है उसमें।